राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विद्यार्थी जीवन के कुछ अनुभव मैं उन्हीं के शब्दों में सुनाने जा रहा हूँ मित्रों। तो सुने। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर जब राजकोट गए तब मेरी उम्र कोई 7 साल की होगी। राजकोट की ग्रामीण पाठशाला में मैं भर्ती कराया गया। उन दिनों का मुझे भली भांति स्मरण है। मास्टरों के नाम धाम भी याद है। पोरबंदर की तरह वहाँ की पढ़ाई के संबंध में कोई खास बात जानने लायक नहीं है। मेरी गिनती साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। पाठशाला से ऊपर के स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। तब तक मैंने कभी शिक्षक को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं पड़ता। ना अब तक दोस्त बनाने का कोई स्मरण है। मैं बहुत संकोची लड़का था। मदरसे में अपने काम से काम रखता, घंटी बजते बजते पहुंच जाता और स्कूल बंद होते ही घर भाग आता शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया है, क्योंकि मुझे किसी के साथ बातें करना नहीं रुचता था। मुझे यह डर भी बना रहता था कि कोई मेरा मजाक न उड़ावे। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल साहब मुआयने के लिए आए। उन्होंने पहले दर्जे के विद्यार्थियों को 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। उसके हिज्जे मैंने गलत लिखे। मास्टर ने मुझे बूट के इशारे से चिताया, पर मैं कहाँ समझने वाला था। मेरे दिमाग में यह बात न आई कि मास्टर साहब मुझे सामने के लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त करने का इशारा कर रहे हैं। मैंने यह मान रखा था कि मास्टर तो इसके लिए तैनात हैं कि कोई लड़का दूसरे की नकल ना कर सके। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले। अकेला मैं ही बेवकूफ़ बन गया। मेरी बेवकूफ़ी बाद में मास्टर ने बतलाई। मेरे मन पर उसका कोई असर न हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी ना आया। ऐसा होते हुए भी मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी न घटा। बड़े बूढ़ों के दोष न देखने का गुण मुझमें स्वाभाविक था। बात को तो इन मास्टर साहब के दूसरे दोस्त भी नज़र में आए, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर त्यों का त्यों कायम रहा। मैं इतना जानता था कि बड़े बूढ़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वे कहें करना चाहिए, पर वे जो कुछ करें उसका काजी हमें न बनना चाहिए। इसी बीच दूसरी 2 घटनाएं हुई जो मुझे सदा याद रही हैं। मामूली तौर पर मुझे कोर्स की पुस्तकों के अलावा कुछ भी पढ़ने का शौक न था। सबक पूरा करना चाहिए, डांट सही नहीं जाती थी, इसलिए मास्टर से छल कपट नहीं करना था। इस विचार से मैं सबक पढ़ता। इससे सबक बहुत बार कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी पुस्तकें पढ़ने को जी कैसे चाहता। परंतु पिताजी की खरीदी एक पुस्तक श्रवण पितृ भक्ति नाटक पर मेरी नज़र पड़ी। इसे पढ़ने को दिल चाहा। बड़े अनुराग और चाव से मैंने उसे पढ़ा। इन्हीं दिनों कार्ड के बॉक्स में शीशे की तस्वीर दिखाने वाले भी फिरा करते। उनमें मैंने श्रवण का अपने माता पिता को कांवर में बैठकर यात्रा के लिए ले जाने वाला चित्र देखा। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मन में श्रवण के समान होने के विचार उठते। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप अब भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बजाना सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा ला भी दिया था। इसी समय कोई नाटक कंपनी आई और मुझे उसका नाटक देखने की इजाज़त मिली। इसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी, बार बार उसे देखने को मन करता था, पर बार बार कौन जाने देता। जो हो, अपने मन में मैंने इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया होगा। हरिश्चंद्र के सपने आया करते। यही धुन लगी कि हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों न हो। यही धारणा होती कि हरिश्चंद्र के
जैसी विपत्तियां भोगना और सत्य का पालन करना ही सच्चा सत्य है। मैंने तो यही मान रखा था कि नाटक में जैसी विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी हैं वैसी ही वास्तव में उन पर पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र के दुखों को देखकर और उन्हें याद करके मैं खूब रोया हूँ। आज मेरी बुद्धि कहती है कि संभव है हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति न हो, पर मेरे हृदय में तो हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मैं मानता हूँ कि आज भी यदि मैं उन नाटकों को पढ़ूं तो आंसू आए बिना ना रहेंगे। जब मेरा विवाह हुआ मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। मेरे साथ मेरे और 2 भाई भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई बहुत ऊपर के दर्जे में थे और जिन भाई का विवाह मेरे साथ ही हुआ था वह मुझसे 1 दर्जा आगे थे। विवाह का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों भाइयों का 1 साल बेकार हो गया। मेरे भाई को तो और भी बुरा परिणाम भोगना पड़ा। विवाह के बाद उन्हें स्कूल छोड़ देना पड़ा। भगवान जानते हैं विवाह के कारण कितने युवकों को ऐसे अनिष्ट परिणाम भोगने पड़ते हैं। मेरी पढ़ाई जारी रही। हाई स्कूल में मैं मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। शिक्षकों का प्रेम तो मैंने सदा प्राप्त किया था। हर साल माता पिता को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते। उनमें किसी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः मासिक की छात्रवृत्तियां भी मिली थी। इस सफलता में मेरी योग्यता की अपेक्षा भाग्य का ज़्यादा जोर था। ये छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं, सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थियों के लिए ही थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों के दर्जे में सौराष्ट्र के विद्यार्थी हो ही कितने सकते थे। मेरी याद के अनुसार अपनी होशियारी पर मुझे गर्व न था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रुलाई आ जाती। यह मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था कि मेरे हाथों कोई ऐसी बात हो कि शिक्षक को शिकायत का मौका मिले अथवा वह मन में ऐसे सोचे। मुझे याद है कि एक बार मार खानी पड़ी थी। मार खाने का दुख न था, पर इस बात का बड़ा पछतावा था कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं खूब रोया। यह घटना पहले या दूसरे दर्जे की है। दूसरा प्रसंग 7वें दर्जे का है। उस समय दोराब जी, ऐदल जी, गिनी हेड मास्टर थे। वह कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी विद्यार्थियों में प्रिय थे। वह बाकायदा काम करते और काम देते तथा तालीम अच्छी देते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दी थी। मेरा मन उसमें न लगता था। अनिवार्य होने के पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी जाता ही नहीं था। न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि कसरत की यह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं। बाद में समझ में आया कि विद्याभ्यास में व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि कसरत में न जाने से हानि न हुई, कारण मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने की सलाह पढ़ी थी। वह मुझे पसंद आई और तभी से मुझे घूमने जाने की आदत पड़ गई, जो अब तक है। घूमना भी व्यायाम तो है ही और इससे मेरे शरीर में थोड़ा कसाव आ गया। व्यायाम की जगह घूमना जारी रखने की वजह से शरीर से कसरत न करने की भूल के लिए तो मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक भूल की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से मेरा यह गलत ख्याल हो गया था कि पढ़ाई में सुंदर लिखावट की जरूरत नहीं है। यह विलायत जाने तक बना रहा। बाद में पछताया और शर्माया। मैंने समझा कि अक्षरों का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण से सबक लें और समझें कि सुंदर अक्षर
शिक्षा का आवश्यक अंग है। इस समय के मेरे विद्यार्थी जीवन की दो बातें उल्लेख करने योग्य हैं। चौथे दर्जे से कुछ विषयों की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती थी, पर मैं कुछ समझ ही नहीं पाता था। रेखा गणित में मैं यूं भी पीछे था और फिर अंग्रेजी में पढ़ाए जाने के कारण समझ में भी ना आता था। शिक्षक समझाते तो अच्छा थे, पर मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही न था। मैं बहुत बार निराश हो जाता। परिश्रम करते करते जब रेखा गणित की 13वीं शकल तक पहुंचा, तब मुझे एकाएक लगा कि रेखा गणित तो सबसे आसान विषय है। जिस बात में केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है, उसमें मुश्किल क्या है। उसके बाद से रेखा गणित मेरे लिए सहज और मज़ेदार विषय हो गया। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से अधिक काम रटने का ही था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर तो मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत के शिक्षक बड़े सख्त थे। विद्यार्थियों को बहुत सा पढ़ा देने का उन्हें लोभ था। संस्कृत और फारसी के दर्जे में एक प्रकार की होड़ सी थी। फारसी के मौलवी साहब नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी तो बहुत सरल है और फारसी के अध्यापक भी बड़े सज्जन हैं। विद्यार्थी जितना काम कर लाते हैं उतने से ही वह निभा लेते हैं। सहज होने की बात से मैं भी ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, तुम सोचो तो कि तुम किसके लड़के हो, अपने धर्म की भाषा नहीं सीखोगे। अपनी कठिनाई मुझे बताओ। मेरी तो इच्छा रहती है कि सब विद्यार्थी अच्छी संस्कृत सीखें। आगे चलकर उसमें रस ही रस है। तुमको इस तरह निराश न होना चाहिए। तुम सिर्फ मेरे दर्जे में आओ। मैं शर्माया, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर पंड्या की कृतज्ञ है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी, यदि उतनी भी ना पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो रसास्वादन कर पाता हूँ वह न कर पाता, बल्कि अधिक संस्कृत ना पढ़ सका। इसका पछतावा होता है, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत के अध्ययन से वंचित नहीं रहना चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षण क्रम में अपनी भाषा के अलावा राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी को स्थान मिलना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की जरूरत नहीं। यदि भाषाएं ढंग से सिखाई जाएं और सभी विषय अंग्रेजी के ही द्वारा पढ़ने समझने का बोझ हम पर न हो, तो उपर्युक्त भाषाओं की शिक्षा भार रूप न होगी, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगेगा। फिर एक भाषा जो शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुलभ हो जाता है। वास्तव में तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही बात फारसी और अरबी के लिए भी कह सकते हैं। फारसी यद्यपि संस्कृत के जैसी है और अरबी हिब्रू के जैसी, तथापि दोनों भाषाएं इस्लाम के जन्म के पश्चात फली फूली हैं, इसलिए दोनों के निकट संबंध हैं। उर्दू को मैंने अलग भाषा नहीं माना, क्योंकि उसके व्याकरण का समावेश हिंदी में होता है। उसके शब्द फारसी और अरबी ही है। ऊंचे दर्जे की उर्दू जानने के लिए अरबी और फारसी जानना आवश्यक होता है, जैसा कि उच्च कोटि की गुजराती, हिंदी, बंगला, मराठी जानने वाले के लिए संस्कृत जानना जरूरी है। मित्रों, आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विद्यार्थी जीवन के स्मरण सुने, उन्हीं के शब्दों में। अगर मेरे ये प्रयास आपको भले लगते हों तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी जरूर दबा दीजिए।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।